हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आप सभी के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। एमसीक्यू सेशन नंबर 9 आज हम लोग देख रहे हैं और बढ़िया तरीके से आप लोगों ने बैक टू बैक सभी सेशंस के क्वेश्चंस जो हैं उनको परफॉर्म किया होगा और ऐसे ही आज के सेशन के भी क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे, मस्त तरीके से उस पर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन आई होप आप लोगों का एकदम मस्त रेडी हो गया होगा। बिना देरी किए ये जो सेशन है मैं बता दूं आपको कि ये बीआरसी के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पीजीसीआईएल और एसएससी जेई के एग्जामिनेशंस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक, तो सब मिक्स्ड अप टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और बैक टू बैक बढ़िया तरीके से आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करते जाइएगा और मेरे आंसर बताने से पहले आप टाइम लिमिट का ध्यान रखते हुए आंसर करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, एक और बढ़िया सी खबर कि अब जल्दी ही आप लोगों के लिए लाइव सेशन जो है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो बस कुछ दिन का और इंतजार है और उसके बाद फिर सेशन लाइव में आपके लिए आएंगे बहुत ही जल्दी। तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और पढ़ने में डबल मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला क्वेश्चन जो है ऑन स्क्रीन लेकर के आता हूँ। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कमिंग राइट अवे फ्रॉम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, बीडब्ल्यू की तरफ से पहला क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर at a distance of r where r is greater than the radius of the sphere is how much। देखिए, आपको बोलता है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला यहां पर आप लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई, सॉरी, दैट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिया हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, जहाँ पे आर जो है इट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो रेडियस है ना, स्फीयर का जो रेडियस है उससे ग्रेटर है। वैसे तो आंसर बिल्कुल डायरेक्टली है कि भाई डिस्टेंस से इनवर्स प्रोपोर्शन पे रहता है, डिस्टेंस के स्क्वायर से। बट इसको शो कैसे करेंगे? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? Q1 Q2 का फॉर्म दो चार्ज के फॉर्म में आप लिखते हो, नॉर्मली आप इसको Q लिख सकते हो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। तो इसी से समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन टू आर के स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, सीधा सीधा। वैसे तो ये आंसर जेन्युइन भी था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ही आर का स्क्वायर के फॉर्म में रहने वाला है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है एन आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स कंसीडरिंग बोथ टुगेदर द कॉम्बिनेशन विल बी अ। एक आइडियल करंट सोर्स एक आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ऑब्वियसली इसके दोनों इफेक्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। मैं आपको एक बार फिर से ये बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक आपके पास यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ एक करंट सोर्स सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इनमें से किसका इफेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाता है? 10 वोल्ट का सोर्स है, 2 एम्पियर की करंट है। अब ऑब्वियसली आप यहां से क्या कंसिडर करेंगे सोच के? ठीक है, इसको सोच करके बताइए भाई। देखिए एकदम सिंपल सा थिंग है, एनीथिंग कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ करंट सोर्स और एनीथिंग कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ वोल्टेज सोर्स हैज नो सच सिग्निफिकेंस। मतलब सिग्निफिकेंस कुछ नहीं होगा, पोटेंशियल या पोलैरिटी की बात हो रही है। तो अगर इसके इस करंट सोर्स के साथ 10 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है भी तो भी आप यहाँ से 2 एम्पियर का करंट ही अज्यूम करेंगे। आप यहाँ पूरा का पूरा 2 वोल्ट यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड, करंट सोर्स को ही हमेशा कंसिडर करते हैं अगर सीरीज की कंडीशन होती है तो भाई ऑब्वियसली कांस्टेंट करंट सोर्स विल बी कंसिडर्ड। ऑप्शन बी जो है दिस शुड बी द राइट आंसर। अगर दोनों को कंसिडर करना है तो उसमें से इफेक्ट जो है खाली करंट सोर्स का ही काउंट होगा, देखा जाएगा। और ऐसे ही जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है और मान लीजिए पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है और इनका इफेक्ट हमको इस 2 ओम के रेजिस्टेंस पे बताना है। तो अगर ये वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है तो केवल इसका ही इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा, करंट सोर्स का कोई इफेक्ट वहां पर अकाउंटेबल ही नहीं होगा। ठीक, चलिए भाई, इसको जब हम लोग आइडियल सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर डिस्कस किए थे इसका और डिटेल में रीजन। तो अभी कुछ ही दिन में बेसिक इलेक्ट्रिकल की क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट होने जा रही है। मस्त तरीके से पढ़ेंगे इसके अंदर इन सभी टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, लिखा हुआ है फ्रॉम द गिवन सर्किट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना है यहाँ पे। आई होप आपको ये डायग्राम एकदम मस्त से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करें। भाई कैपेसिटर में उल्टा चलता है मामला। कैपेसिटर में जो मामला है इनका वो अपोजिट चलता है, रजिस्टर और इंडक्टर से अपोजिट। ठीक, तो सीरीज कैपेसिटर अगर दिखाई दे रहा है जैसे इस कॉम्बिनेशन पे हमको ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं तो इनको पैरेलल की तरह आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं उसको इजी बनाने के लिए क्या करता हूँ, पहले 2 और 2 को सॉल्व कर लेता हूँ।
दिस विल बी इक्वल टू 1। अब 1 जो है वो 12 के साथ सॉल्व होगा, तो 1 इंटू 12 अपॉन 1 प्लस 12 विल गिव यू 12/13। तो वहां पर कॉम्बिनेशन में आपके पास आ गया 12 डिवाइडेड बाई 13, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट। अब दिस इज इन पैरेलल विथ दिस कॉम्बिनेशन, तो पहले 8 और 5 का भी सीरीज को सॉल्व कर लीजिए। 8 इंटू 5, 8 प्लस 5, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये दोनों ब्रांच एक दूसरे के साथ पैरेलल, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों मिला के हो गया 52/13, और 13 4 जा 52 होता है। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन तक हमारे पास कितना आ गया आंसर, 4। अब ये 4 सीरीज विथ 4 है, तो 4 और 4 को सीरीज किया, कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, पैरेलल की तरह सॉल्व होगा, तो इट विल बी 2। अब 2 और 1 को आप सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी 2/3, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3। अब 2/3 इस पॉइंट तक मिल गया आपको, पैरेलल विथ 5, तो 2/3 प्लस 5, 15 एंड 2 17/3। अब आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई इस पॉइंट पर 17/3। अब 17/3 इन सीरीज विथ 7 लिख दीजिए इसको, 17/3 इंटू 7 अपॉन 17/3 प्लस 7। इसको आप सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49, 9 4 7 1 जा 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 7 3 जा 21 और 10 31 और 7 38, तो 3/38 बचेगा यहाँ पर, कैंसिल आउट कर दीजिए, 119 अपॉन 38 फैरेड विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन में हमको दिख रहा है बी ऑप्शन पर, सीधा सीधा दिखाई देता है। शॉर्ट में सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा आपको कॉपी पेन यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, बाय परफॉर्मिंग अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट फाउंड that the electric field between the 2 points A and B is 0. What can be concluded regarding the potential of the 2 points? किसी साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसको ये दिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A और पॉइंट B के बीच 0 है। ठीक है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड रिगार्डिंग द पोटेंशियल ऑफ द 2 पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये मेरा पॉइंट A था और ये मेरा पॉइंट B है, इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज 0। तो इससे क्या पता चलता है भाई, देखिए अगर आप इसको इंटीग्रेट भी कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन भी अगर आप रख लेते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन के लिए मैं लिमिट यूज कर लेता हूँ a से b और e डॉट डी एक्स के फॉर्म में आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो भी ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 0, विच शोज अगर ये वैल्यू 0 मिलती है तो a पुट करेंगे और b पुट करेंगे, आपको दिखेगा vb इज इक्वल टू va। और वैसे ये सब नहीं भी करेंगे ना तो भी लॉजिकली आप बता सकते हैं कि अगर किसी दो पॉइंट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब दोनों बराबर पोटेंशियल पर है, ना ए हायर पर है ना बी हायर पर है। तो हायर से लोअर पोटेंशियल होता तब फ्लो ऑफ चार्जेस मिलता, तब फील्ड का वहां पर क्रिएशन होता ना। यहाँ पर तो 0 है, यहाँ 0 है, इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल बिल्कुल बराबर है, इसलिए कोई चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा, कोई फील्ड जो है नहीं मिल रही है हमको। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बिना किसी डाउट के ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है यहाँ पर, देखते हैं क्या है। लिखा हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग N1 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग N2 ऑफ एन आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन आपको दिया हुआ है और बोलता है कि इसके लिए, इस कंडीशन के लिए ये वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स का रिलेशन आपस में क्या है। भाई आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर जो है इसका बेसिक काम ये होता है कि प्राइमरी साइड से, AC साइड से जो अपना जो सेकेंडरी साइड है, इसमें कोई ऐसा स्टेप अप स्टेप डाउन वाला सीन नहीं रहता, ये आइसोलेट करने के लिए ही रहता है। तो फिजिकली भी वाइंडिंग्स आइसोलेटेड रहती है और इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकल फॉर्म में भी वहाँ पर कुछ आइसोलेशन हमको देखने को मिलता है, इस तरीके से कि वो हार्मोनिक्स को या ट्रांजिएंट्स को प्राइमरी टू सेकेंडरी आने से रोकता है। तो ऐसे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स इसके होते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के। ठीक, तो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का जो केस रहता है इसके लिए बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि यहाँ पर N1/N2 का जो रेशियो रहता है ये 1:1 के रेशियो पर रहते हैं, ये लोग इक्वल रहेंगे 1:1। तो 1:1 के रेशियो पर है मतलब दोनों इक्वल रखते हैं हम लोग। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया स्टेप अप स्टेप डाउन का कोई सीन है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ दोनों साइड पर आपको दिखेगा बिल्कुल इक्वल सेक्शन पर, इक्वल सेक्शन की रेटिंग देखिए, प्राइमरी पर भी दिया हुआ है, सेकेंडरी पर भी यही सेम है, सेकेंडरी पर भी 230 है, प्राइमरी पर भी 230। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल फिर से ट्रांसफार्मर से आया हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज़ कांस्टेंट लॉसेस ऑफ 500 वाट
and copper losses at full load are 2000 watts, देन एट व्हाट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम किस लोड पर होगी। देखिए आपको यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉस के बारे में दिया हुआ है ना, ठीक है, फुल लोड लॉसेस एंड कॉपर लॉस एट फुल लोड। देखिए अब आपको ये बोलता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमको चाहिए, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन के केस में ये दोनों लॉसेस का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लॉसेस या आयरन लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। एक काम करते हैं, यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, क्योंकि एक्स इंटू वी आई अगर मैं कर दूंगा तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा कि लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के कंडीशन के लिए, ठीक। तो एक्स इंटू वी आई यानी कि एक्स इंटू के वी ए रेटिंग या वी ए रेटिंग जो भी अपने को अवेलेबल हो, लेकिन उसके लिए पहले एक्स चाहिए, एक्स निकाल लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी आई अपॉन पावर लॉस ड्यू टू कॉपर, ठीक है, आई स्क्वायर आर लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रूट निकाल लेते हैं इस पूरे का, डेटा गिवन है अपने पास, डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर 500 वॉट्स आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाई कॉपर लॉस कितना है फुल लोड पर 2000, 5 4 जा दिस इज 1/2, ये वैल्यू 1/2 आई, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास अब एक्स यहाँ पर कितना है 1/2, ओके। मेरे पास क्वेश्चन में केवीए दिया हुआ है, कितना है 500 केवीए, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास वी आई की वैल्यू है 500, और मुझे पता है कि जो मुझे फाइंड करना है लोड इज देन एट व्हाट लोड इज द एफिशिएंसी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर होगी वो फाइंड करने का तरीका x मल्टीप्लाइड विथ वी आई, यानी x इंटू के वी ए, एक्स है 1/2, के वी ए है 500, डिवाइड हो जाएगा ये और सीधे बचेगा मेरे पास 250, 250 केवीए। तो 250 केवीए जो है दिस इज माय राइट आंसर, एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है, मस्त से फॉलो कर लीजिएगा। अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए उसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर लीजिए कमेंट सेक्शन पर, या फिर आप अगर टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्टेड होंगे तो वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है शॉर्ट टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज नो मोर देन डैश द पल्स विड्थ इन टाइम फॉर द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, फॉर द अप्लाइड वोल्टेज। आपको देखो इसमें ये बोला है शॉर्ट टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, एज नो मोर देन डैश द पल्स विड्थ इन टाइम फॉर द अप्लाइड वोल्टेज। तो किसी भी पल्स के राइज होने के लिए, फुल्ली राइज होने या फुल्ली फॉल होने के हिसाब से अगर हम टाइम कांस्टेंट बताते हैं तो 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में हम देखते हैं कि वो अपना कंप्लीट स्टेडी स्टेट जो है उसको अटेन कर लिया है, जब से शुरू हुआ है से लेके अपने पूरे स्टेडी स्टेट पे पहुंचने तक, ठीक। तो वैसे ही अगर हम इसमें बोलें कि शॉर्ट टाइम कांस्टेंट बोलें तो दिस इज 1/5 टाइम्स, ये 1/5 ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टाइम कांस्टेंट, शॉर्ट टाइम कांस्टेंट, ठीक है। या इसको फिर ऐसे टाउ से भी आप डिनोट कर सकते हो। तो 1/5 इज द राइट आंसर, क्योंकि 5 टाइम्स ऑफ टाउ जो होता है ये इसको इनिशियल स्टेट से स्टेडी स्टेट तक पहुंचाने के लिए होता है। एक टाइम कांस्टेंट जो होता है उसको 0.63% या एवरेज वैल्यू के फॉर्म में हम लोग बताते हैं कि वो जो जैसे कैपेसिटर के केस में आप टाइम कांस्टेंट बताते हो टाउ इक्वल्स टू आर सी, तो वो उसको जीरो स्टेट से उसके 63% 63.63% के चार्ज तक पहुंचाने के लिए, या फुल्ली चार्ज स्टेट से उसको 63.63% उसका चार्ज रिड्यूस होने में लगने वाला समय, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। और 5 टाउ जो होता है वो कंप्लीट रहता है फ्रॉम 0 टू फुल स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। तो उसको रीच करने में लगने वाला समय, तो यहां पर जो कंडीशन पूछा शॉर्ट टाइम कांस्टेंट वो 1/5वां हिस्सा रहेगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां पर फिर से एक बढ़िया सा सवाल आया है, लिखा हुआ है इन द गिवन सर्किट द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 पे क्लोज है, मतलब इससे पहले स्विच ओपन था, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर द सर्किट करंट टू रीच द स्टेडी स्टेट वैल्यू, सर्किट करंट को अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है वो कितना होगा, अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू में पहुंचने के लिए लगने वाला समय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R 2 ohms, L की वैल्यू 200 मिली हेनरी। देखो अभी जस्ट मैंने टाइम कांस्टेंट के केस में आपको बताया था कि 5t पर वो अपने कंप्लीट स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा चाहे किसी भी स्टेट पर रहा हो,
ठीक है, इनिशियल स्टेट पर भी है तो वो कंप्लीट स्टेडी स्टेट गेन कर लेगा। ये वही करंट, वही कंडीशन आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, एट टी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर ये स्विच बंद हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले देखते हैं टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 200 डिवाइडेड बाई 2, 100 मिली सेकेंड्स के आसपास। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 100 मिली सेकेंड्स के आसपास दिखाई देती है अभी के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब टाइम कांस्टेंट आपको बताना है तब का जिसमें कि ये इंडक्टर अपनी स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाए। तो स्टेडी स्टेट की कंडीशन जो होती है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ टाउ। थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसमें और भी एक कंडीशन हम लोग बनाते हैं कि टी इक्वल टू जीरो माइनस का कंडीशन निकाल लें और फिर उसके बाद उसको ये मेंटेन करता रहेगा, मतलब जितना भी यहाँ का आउटपुट निकल के आएगा करंट के फॉर्म में, उसको ये मेंटेन करके रखेगा एट टी इक्वल टू जीरो, स्विच क्लोज होने के बाद, और उस कंडीशन का हम निकालें। लेकिन उतने लंबे प्रोसेस से ना जाके आप डायरेक्टली 5t करके भी इसका स्टेडी स्टेट ही तो पूछा है, डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं। तो 5 टाइम्स ऑफ 100 मिली सेकेंड दैट इज इक्वल टू 500 मिली सेकेंड भी आप आंसर कर सकते हैं, या फिर इसको सेकंड्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 500 मिली सेकेंड्स या 0.5 सेकेंड, जो भी चाहे इसमें लिख सकते हैं आप। दिस इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया इसी के साथ। लिखा हुआ इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर अगर क्लासिफाई किया जाए तो ऑक्सीजन को इसमें से किस कैटेगरी में रखेंगे। भाई देखिए, ऑक्सीजन जो है सबसे पहले तो उसको एयर की कैटेगरी में ले आइए। एयर और वाटर के फॉर्म में जरा देखिए, तो वाटर के अंदर हम लोग देखते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर, तो एयर के अंदर क्या बिहेवियर देखते हैं, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, जिसमें से कि ऑक्सीजन जो है खास तौर पर ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। इट शोज अ पैरामैग्नेटिक नेचर, है ना। तो बी ऑप्शन जो है इसका, दिस इज राइट। फेरोमैग्नेटिक नहीं शो करता है। पैरामैग्नेटिक बोलने का मतलब ये है कि इसकी म्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 रहेगी, म्यू आर की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। तभी एयर और वैक्यूम के केस में हम लोग क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 लेते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू जो है उसको 1 हम लोग वहां पर रखते हैं, है ना। तो इसके अलावा और क्या क्या होता है, चलिए ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक है ही, एल्यूमिनियम ये भी पैरामैग्नेटिक है, सोडियम ये भी पैरामैग्नेटिक है। ऐसे और भी बहुत सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, है ना, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। लिखा हुआ है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट -73 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0075। ठीक, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट -173 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नेटिक ससेप्टेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कंडीशन जो है वो यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, वो आपसे पूछा भी है कि दो अलग अलग टेम्परेचर्स पर। चलिए इसको स्टेट करते हैं जरा। तो आपको सबसे पहले कंडीशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर काई की वैल्यू, काई 1 में लिख लेता हूँ, 0.0075 गिवन है एट एट टेम्परेचर -73 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर -73 प्लस 273 दैट इज इक्वल्स टू 200 केल्विन। केल्विन के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं इसका। ठीक, भाई हमको पता है कि काई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होता है। टी क्या चीज है, टी जो है दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यूरी लॉ वगैरह भी आप पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको ये चीज नोन होगा। ठीक है, तो काई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर काई इंटू टी इज कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए मुझे काई 2 की वैल्यू जो है वो पूछा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर T2 जो है वो दे रखा है 173 है माइनस में, तो टेम्परेचर T2 जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 केल्विन। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, इसी तरीके से 273 के साथ सॉल्व करके सेंटीग्रेड से केल्विन में मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास T1 T2 की वैल्यू है, काई 1 काई 2 का सीन अगर देखें तो मैं लिखूंगा काई 1 इंटू T1 is equals to chi 2 into T2. So therefore chi 2 is equals to chi 1 into T1, ये देखिए chi 1 into T1 0.0075 into T1 जो कि है 200 डिवाइडेड बाई 100, कैंसिल आउट कर लीजिए, 75 इंटू 2, 2 5 ज़ा 10, 0 1 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15।
और 0.0150, 0.0150, चलो देखते हैं यहाँ कहीं पे है 0.0150, ये आ गया बी ऑप्शन पर। बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, बस छोटे छोटे से ऐसे रिलेशन, छोटे छोटे से ऐसे रूल्स, ये बस हमको पता होना जरूरी है। पेपर 2 की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर में आपको पूछ सकता है, थोड़ा सा डेटा और इंटरेस्टिंग डेटा बना देगा आपको कि कैलसी से सॉल्व करने लायक हो जाएगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दे सकता है। क्यूरी लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैग्नेटिक से पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एसएससी जेई फाउंडेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 2024 के लिए, तो इंपॉर्टेंट है कि इनका बेसिक्स आप बढ़िया तरीके से पढ़ें। अभी कुछ दिन में आप लोगों के लिए फाउंडेशन की क्लासेस भी अब स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक सैंपल मटेरियल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन कूलिंग विल एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पैरामैग्नेटिक सैंपल मटेरियल है, पैरामैग्नेटिक सैंपल मटेरियल है, इसको ठंडा कर रहे हैं हम लोग। ठीक, उसको ठंडा कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। तो अब उसके कूलिंग करने से आगे क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगी, सुपर कंडक्टिंग नेचर आ जाएगा, या डीके होगा उसके अंदर, या डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जल्दी से बताइए आप लोगों का क्या आंसर है इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक, पैरामैग्नेटिक सैंपल को हम ठंडा कर दिए, तो ठंडा करने से क्या हो गया? जितनी जो थर्मल वाइब्रेशंस उसके अंदर चल रही थी वो रिड्यूस हो गई। पहला इफेक्ट आपको देखने को मिला कि थर्मल वाइब्रेशन जो होगी इसकी रिड्यूस हो जाएगी। थर्मल वाइब्रेशन रिड्यूस होने से क्या होगा भाई? जो पहले उस टेंडेंसी को ये हटा रहा था कि इनके जो डाइपोल्स से उनकी अलाइनमेंट होने की कोशिश जो कर रहे थे, वो टेंडेंसी खत्म होती चली जा रही थी, तो वो टेंडेंसी वापस से रिस्टोर होगी। और अब जब जैसे ही आप उसको बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, देखो जैसे लिखा भी हुआ है कि व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही प्लेस करोगे वो दोबारा से अलाइन होने की कोशिश करेगा, और इस बार ज़्यादा बढ़िया तरीके से अलाइन होने की कोशिश करेगा। मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है उसकी, जैसे जैसे आप उसको कूल डाउन करते चले जाओगे और बेहतर होती चली जाएगी। हायर मैग्नेटाइजेशन अब आपको मिलेगा एज कंपेयर टू तब जब वो हीटअप था, जब उसको गर्म किया हुआ था आपने। ठीक है, उसकी तुलना में अभी ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The voltage across 2 Henry inductor is 6 cos 5t volts. Determine the resulting inductor current at t equals to pi if the inductor current at t equals to minus pi by 2 is 1 ampere. चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए। मुझसे पहले आप लोग सॉल्व करके इस सवाल का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। देखिए बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई पेपर 2 के लिए भी रिकमेंडेड है। वैसे ये क्वेश्चन जो है इसरो के पेपर का सवाल है, साइंटिफिक असिस्टेंट का। उसके अलावा ये पेपर BARC की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल आपको दिखेंगे वहाँ पेपर में। और जो बच्चे SSC जेईई पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सवाल है। ठीक है, PGCIL में इस टाइप का सवाल आने का चांस थोड़ा कम है, आ सकता है, पॉसिबल है। SSC पेपर 1 में इस टाइप के सवाल के आने का चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो ये खास तौर पे अगर आप इनमें से कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बनाइएगा। द वोल्टेज अक्रॉस 2 हेनरी इंडक्टर, देखिए एक इंडक्टर आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू 2 हेनरी की है, और इसका वोल्टेज कितना आपको बोलता है 6 cos 5t वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्टेज है। अब आपको बोलता है डिटरमाइन द रिजल्टिंग इंडक्टर करंट एट t इक्वल्स टू पाई। आपको इस पॉइंट पर t इक्वल्स टू पाई की वैल्यू जब होगी तब आपको, तब उस समय के लिए आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, कि भाई इंडक्टर करंट कितनी है। लेकिन अभी की एक कंडीशन आपको दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है? देखिए ये सिचुएशन आपको पहले से दे रखा है कि एट t इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 पर आई ऑफ t जो है वो कितनी है भाई? वो 1 एम्पियर है। अब आपको बोलता है कि नाउ एट t इक्वल्स टू पाई पर बताइए कि आई ऑफ दैट पाई इज हाउ मच। पूरा सिनारियो क्लियर हो गया होगा अभी तक, अब सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट जो है वो बचा हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ से करंट की वैल्यू जो है, इंडक्टर करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर जो है, इसको फाइंड करते हैं। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर आई इज इक्वल्स टू, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे भाई? आई इज इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ v टाइम्स ऑफ dt, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ v dt, करंट थ्रू इंडक्टर। ठीक, तो सभी चीज़ की वैल्यू पता है मुझे। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ v की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 cos ऑफ 5t इंटू dt। ठीक है, चलिए भाई इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं। अब इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या वैल्यू आती है मेरे पास? देन आई विल गेट 1/2 6, चलिए यहाँ से बाहर आ गया, 6 इंटू
अब ये cos 5t था, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 6/5 साइन 5t बचेगा ये। और हाँ, इसके साथ कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा, प्लस के भी आएगा, प्लस के, ठीक है। कांस्टेंट के फॉर्म में आप इस डेटा को सॉल्व करिएगा, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 6/10 साइन 5t प्लस के। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द करंट थ्रू इंडक्टर एट दिस पॉइंट, जो भी कंडीशन, जो भी टी आपको दिया हुआ है उस टी पर, ठीक। तो अब यहाँ से जरा मैं कंडीशन पुट कर लूँ, यहाँ से जरा मैं टी की वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक। मुझे एक सिनारियो दे रखा है यहाँ पे, कौन सा, कि टी जब -π/2 पे है तो उस समय करंट 1 एम्पियर आएगी। उसी का यूटिलाइजेशन मैं करता हूँ और जरा के की वैल्यू फाइंड कर लूँ कि यहाँ पर के कितना है। अगर के मिल गया तो फिर यहाँ पुट करके मैं आराम से दूसरे कंडीशन का करंट जो है वो बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक का सोल्यूशन आप लोगों को क्लियर, चलिए ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। सो एट t is equals to -π/2 we have I of t is equals to 1 एम्पियर। बोल सकते हैं क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये डेटा, तो अगर ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग इसी को पुट कर देते हैं, मतलब 0.6 साइन 5 टाइम्स ऑफ -π/2 इज इक्वल्स टू 1। और हाँ, के को मत भूलिएगा, प्लस के इज इक्वल्स टू 1 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर करंट 1 एम्पियर है, वो रख दिया मैंने। बाकी पूरा डेटा मैंने आपके सामने पुट कर दिया। नाउ इट विल बिकम 0.6 साइन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ -π/2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से ये डेटा जो है आपको -1 मिलेगा, -1 प्लस के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो गया -0.6 प्लस के इज इक्वल्स टू 1, सो वी विल गेट के इज इक्वल्स टू 1.6। इसकी वैल्यू आ गई कांस्टेंट के की वैल्यू। अब इसको आंसर मत बोल दीजिएगा, दिस इज नॉट द आंसर। आपको भले वहां पर दिख रहा है और यहाँ पे आपको प्लस 1.6 दिख रहा है ना, वो करंट की वैल्यू एम्पियर्स में है। हम लोग यहाँ जो निकाले हैं दैट इज द डिफरेंट थिंग, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फाइंड किए, अब इसको पुट कर देंगे तो अब आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे, देखिए आंसर भले ही वही आएगा। आंसर मैं आपको बता दूं अभी से कि आंसर यही आएगा, 1.6 ही आएगा। टिक कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मत टिक करिएगा क्योंकि यहाँ पे 1.6 दिख रहा है, क्योंकि ये लॉजिकली भी गलत है। कांस्टेंट की वैल्यू है 1.6, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करना अभी और बचा हुआ है, मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ नेक्स्ट पेज में इसके आगे। तो के तक पहुंच गए हम लोग, इसको पुट करते हैं। इसी सिचुएशन पे इस बार टी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, इसी सिचुएशन पर पाई पुट करूंगा, ठीक। चलिए देखते हैं। सो नाउ 0.6 साइन ऑफ 5t प्लस के इज इक्वल्स टू आई ऑफ पाई। तो एट t इज इक्वल्स टू पाई के सिचुएशन पे अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए k की वैल्यू नोन है ना, 1.6 निकाल चुके हैं हम लोग, तो लिखते हैं 0.6 साइन 5 पाई प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू आई ऑफ पाई। अब देखिए साइन का 180 डिग्री है, मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग हो। साइन 180 डिग्री अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा कंपोनेंट जो है दिस विल बिकम 0। इधर आपके पास बचेगा प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू आई ऑफ पाई। सो दिस इज नाउ योर आंसर। फाइनल आंसर आपका ये रहेगा कि हाँ भाई, करंट जो है वो एट पाई ऑल्सो इट विल बी 1.6, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और अब जाके अब आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे तो ये जेन्युइन रहेगा, पहले टिक कर देते तो बात कुछ और होती, ठीक है। 1.6 एम्पियर इसीलिए आपका राइट आंसर है। स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टेप मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, इसको जरूर से अच्छे से देख करके फॉलो कर लीजिएगा, सारा स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। स्टिल अगर कहीं पे डाउट होता है आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन इसी के साथ होता है कंप्लीट। अब आ गया अगला सवाल। ये भी सवाल सेम उन्हीं एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिछले पेज में लिखा था, फॉलो कर सकते हैं आप इसको। इसरो साइंटिफिक असिस्टेंट के एग्जामिनेशन का पेपर का क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा बीएआरसी और एसएससी पेपर 2 इन सब के लिए भी इस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। लिखा हुआ डिटरमाइन द इंडक्टर वोल्टेज V इन द सर्किट शोन बिलो फॉर t ग्रेटर देन 0। t ग्रेटर देन 0 के लिए आपको इंडक्टर वोल्टेज V की वैल्यू फाइंड करनी है इस सर्किट से। चलिए इस सर्किट को लेकर के चलते हैं बोर्ड पर, इसको मस्त आराम से बढ़िया से सॉल्व करेंगे समझ करके।
तो ऐसे क्वेश्चंस बनाइए, और जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएं तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो अलग ही रहेगा। ये देखिए, ठीक है, आपको इंडक्टर वोल्टेज पूछा है यहाँ पर। ठीक, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसका बेसिक अप्रोच मैं आपको समझा देता हूँ और फिर देखिए पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे बोलता है टी इक्वल टू जीरो पे स्विच खुल जाएगा, तो मतलब जीरो से पहले क्या है, स्विच बंद है, सर्किट कंप्लीटेड है। तो एट, मैं लिखता हूँ टी इक्वल टू जीरो माइनस एस, क्या है, एस इज क्लोज्ड। स्विच एस जो है, इसको एस लिख रहा हूं मैं, तो ये क्लोज्ड है, बंद है अभी फिलहाल। तो अगर ये बंद है तो इस समय सर्किट कुछ ऐसी है। ठीक है, अगर ये स्विच क्लोज्ड है तो सर्किट ऐसी कुछ दिख रही होगी। दिस इज 4 ohms, यहां पे मेरा इंडक्टर है, यहां पर 6 ohm है। ठीक है, ये सिचुएशन है, स्विच यहां से बंद है। अच्छा, अगर स्विच बंद है तो ये क्या अपनी स्टेडी स्टेट में होगा क्या इंडक्टर? अगर स्विच क्लोज्ड है तो क्या ये इंडक्टर अपनी स्टेडी स्टेट को अटेन करेगा क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पर? स्टेडी स्टेट अटेन हो रहा होगा ना इस कंडीशन पर। अगर स्टेडी स्टेट इसका अटेन हो रहा है तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि करंट आई एट जीरो माइनस एंड करंट एट जीरो प्लस इन बोथ द सिनारियोज विल बी इक्वल टू हाउ मच। ये दोनों कंडीशंस पे करंट कितनी आएगी भाई? देखिए यहाँ 10 वोल्ट है, ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा अपने स्टेडी स्टेट पर। और अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो इतना क्लियर है कि 10 डिवाइडेड बाई 4 ही यहाँ की करंट हो जाएगी। फिर आई इज इक्वल टू वी बाई आर, वोल्टेज तो यहाँ इस ब्रांच में भी 10 होगा। ठीक, और वोल्टेज अगर 10 होगा तो मैं लिखूंगा करंट आई इज इक्वल टू 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। इन दोनों सिनारियों पर करंट की वैल्यू इतनी रहेगी। अब बात करते हैं जीरो पर क्या सिनारियो है ना। टी इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है ना क्वेश्चन में कि भाई बताओ टी इक्वल टू जीरो पर क्या सिचुएशन है। ठीक है, जीरो माइनस जीरो प्लस का सिचुएशन तो मिल गया। नाउ एट टी इक्वल्स टू जीरो, इस सिनारियो पर देखिएगा आप ध्यान से क्या हो रहा है। तो टी इक्वल्स टू जीरो पर ये स्विच खुल गया, अब सर्किट अलग तरीके की है, वोल्टेज सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया इस सर्किट से, और अब ये सर्किट जो है सोर्स फ्री नेटवर्क बन चुकी है। अब ये जो नेटवर्क है दिस हैज बिकम अ सोर्स फ्री नेटवर्क। ऐसे ये देखिए, ये स्विच है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, दिस इज 4, सॉरी दिस इज 6, ये 4 है और ये 5 हेनरी का इंडक्टेंस है, यही सर्किट हो गई। तो अब ये सोर्स फ्री नेटवर्क बन चुका है। अब सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए कि यहाँ से टाउ की वैल्यू फाइंड कर लीजिए आप, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे। वी विल गेट टाउ यानी कि टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव सर्किट है तो एल बाई आर, एल की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 6 और 4 10, आर इक्विवेलेंट होगा ना, तो 6 और 4 10 मैंने फाइंड कर लिया। ठीक, दिस इज विच इज इक्वल टू 1/2, ये टाउ की वैल्यू है। ठीक, अगर सोर्स फ्री नेटवर्क है, इफ आवर नेटवर्क इज सोर्स फ्री, देन देखिए ये तो अपनी करंट को मेंटेन करेगा, सडन चेंज इन करंट तो ये होने नहीं देगा, तो 2.5 अपनी ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो सोर्स फ्री अगर नेटवर्क है तो मैं लिखूंगा आई एल, करंट थ्रू द इंडक्टर आई एल इज इक्वल्स टू आई एल जीरो माइनस, यानी इससे पहले की सिचुएशन में जो करंट थी उसको मेंटेन करेगा ये, मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टाउ, मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर ऑफ माइनस टी अपॉन टाउ। वैल्यू पुट करते हैं, सो वी विल गेट आई एल इज इक्वल्स टू, आई एल एट जीरो माइनस कितना था 2.5 एम्पियर, पुट कर दीजिए इसको, दिस विल बी 2.5 मल्टीप्लाइड विथ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी हमको नहीं पता, टाउ पता है, तो ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन 1/2, यानी इसको थोड़ा सा और सही तरीके से मैं लिख दूं तो आई एल विल बी 2.5 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ 2t, है 2 ऊपर चला गया। ठीक है, ये हमारा कंडीशन आ गया यहाँ पर, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है पता है? क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, देखिए क्वेश्चन में आपको बोला डिटरमाइन द इंडक्टर वोल्टेज V इन द सर्किट शोन बिलो फॉर t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0 उसके बाद की कंडीशन के लिए आपको पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, तो वोल्टेज पूछ रहा है ना। नाउ इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, वोल्टेज कैसे फाइंड करें हम लोग? इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज जो है, करंट तो निकाल लिए, अब जरा वोल्टेज पे बताइए कैसे पहुंचे। तो V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो हम सब जानते हैं इंडक्टर के केस में वोल्टेज का एक्सप्रेशन कैसा रहता है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। लेकिन वैल्यू क्या पुट करें अब इसके अंदर, वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू आपको गिवन है 5, डी आई बाई डी टी में इसी इंडक्टर करंट को आप पुट कर दीजिए, क्या है, दिस इज डी बाई डी टी
ऑफ 2.5 ई टू द पावर ऑफ -2t। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी विल गेट v इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2.5 इंटू -2 ई टू द पावर ऑफ -2t। तो 5 टू ज़ा 10 हो गया -10 और 2.5, तो v इज इक्वल्स टू माइनस में 25 ई टू द पावर -2t। दिस इज आवर फाइनल आंसर, यही हमारा आंसर है। -25 ई टू द पावर -2 विल बी द वोल्टेज अक्रॉस दैट इंडक्टर। ठीक है, देखते हैं अब ऑप्शन में ये ऐसा अजीब सा ऑप्शन है या नहीं। 25 ई टू द पावर -2t, 25 ई टू द पावर -2t, ऊपर +25 था, नीचे -25 है, और ये -25 वाला जो है यही आपका राइट आंसर है। बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस था, थोड़ा सा भी अगर प्लस माइनस में गलती करते तो आंसर आपका कुछ और आ जाता है। ठीक है, बन जाएगा सभी से ये वाला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है यार, इस टाइप के क्वेश्चन आप बना के चलिए अगर आप ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, कहा इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल जो है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंसिडर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम एट 300 K टू बी 0.36 मीटर स्क्वायर पर वीएस। ठीक है, और 0.17 रेस्पेक्टिवली, एंड द होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो है वो 2.7 का है। ठीक है, फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम एट 300 K। उसी टेम्परेचर पे आपको कंडक्टिविटी पूछा है, तो टेम्परेचर का फिर मतलब कोई खास सीन बनता ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर का कोई खास सीन नहीं बनता है। अब इसको लिखें कैसे? इस पूरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या पता है? देखिए ये वाली लाइन देखिए, लिखा हुआ है होल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इतना है। तीन ये है कि अगर कंसंट्रेशन इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, अगर ये दोनों चीजें इक्वल है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इसका एक टिपिकल नेम है, इस कंडीशन का एक टिपिकल नेम है, क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। कैरियर नहीं, कैरियर, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम जानते हैं। और जब ये कंडीशन होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? NP इज इक्वल टू NI इज इक्वल टू N या इज इक्वल टू P के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको। ठीक, अच्छा फॉर्मूला यहां पर क्या यूज होगा? हमको तो सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे कौन से फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट करेंगे आप सिग्मा? देखिए हम लोग नॉर्मली अगर लिखते हैं तो हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू NI ऑफ Q प्लस PI ऑफ Q, और इन दोनों के साथ साथ एक चीज और अटैच्ड रहती, NI ऑफ Q इंटू म्यू एन प्लस PI ऑफ Q इंटू म्यू पी। अच्छा ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं ये क्या क्या चीजें हैं? ये म्यू एन जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू पी जो है ये आपको मोबिलिटी ऑफ होल्स के फॉर्म में मिलेगा। मतलब एन साइड और पी साइड के हिसाब से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के हिसाब से इनकी मोबिलिटी बताएगा। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ होल्स। होल्स की मोबिलिटी से इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट फिक्स है। ये आप अपने क्वेश्चन के डेटा में भी देख सकते हैं, कहीं दिया होगा द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मोबिलिटी ऑफ जर्मेनियम एट इतना आर, देखिए 0.36 0.17, डिफरेंस दिखना ही दिखना है, हमेशा ये चीज होगा। एंड दिस इज ऑलवेज अ वेरी क्लियर थिंग। तो अगर ये चीज आपको क्लियर है तो चलिए अब मैं आपको इसके फॉर्मूले पर लेके चलता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ, अब मैं यहाँ से लिखता हूँ कि देयरफॉर नाउ, अगर ये इनका कंसंट्रेशन इक्वल है तो इनका अब नया एक्सप्रेशन जो है वो कैसे रहेगा? इनका एक्सप्रेशन रहेगा NI ऑफ Q मल्टीप्लाइड विथ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स, म्यू ऑफ P। डेटा अपने पास पूरा दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैसे भी कंडक्टिविटी हमको पूछा है सिग्मा, एन की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 2.7 इंटू 10⁻19। ठीक है, क्यू की वैल्यू हम सब जानते हैं, क्यू की वैल्यू जो है वो हम सबको पता है कितना है, 1.6 10⁻19। ये तो 19 और 19 यहीं से कट जाएगा। और ब्रैकेट में आपको देखिए म्यू एन जो है वो कितना दिया हुआ है, 0.36 प्लस 0.17 म्यू ऑफ पी, मोबिलिटी ऑफ
होल्स। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये +19 -19 कट गया, 2.7 इंटू 1.6 यहाँ से आ गया, और इन दोनों का सम कर दीजिए आप, 7 और 7 14 13, 3 1 3 एंड 1 4 एंड 1 5 5 3, 0.53 के आसपास यहाँ मिल गया आपको, और यहाँ हो गया 2.7 इंटू 1.6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये आंसर आपको 2.3 के आसपास का आंसर जो है वो दिलाएगा। मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, दिस इज 2.7, ठीक, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 2.3 के आसपास का डेटा आपको यहाँ से मिलेगा, और वो भी चूंकि हम सिग्मा निकाल रहे हैं तो दिस इज मो पर मीटर या साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है, ऐसे किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन बी, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। बस यहाँ कंडीशन जो है वो समझने वाला सीन था, ठीक है। चलिए, अगर ये सवाल आपसे बन गया तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल। लिखा हुआ पावर सप्लाई हैविंग द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ohms सप्लाइज अ फुल लोड करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर टू अ 50 ओम का लोड। 50 ओम के लोड को 500 मिली एम्पियर का करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक, फुल लोड, ठीक है, फुल लोड करंट। डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई। परसेंटेज वी आर आपको पूछा उस सप्लाई की, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मेरे पास है। क्या फॉर्मूला है भाई? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड डिवाइडेड बाई फुल लोड वोल्टेज। हाँ, परसेंटेज है तो इंटू 100 भी कर दीजिएगा। तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड पोटेंशियल, ठीक। पहले तो सर्किट को समझिए कि पूछा क्या है सवाल के अंदर, दिया क्या है आपको क्वेश्चन में। देखिए, सर्किट में आपको क्या बताया हुआ है, पावर सप्लाई हैविंग द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ, आपको एक सोर्स नेटवर्क का रेजिस्टेंस दे रखा है 1.5 ओम्स का, ठीक, इसके थ्रू फुल लोड करंट जा रही है। यहां से आई फुल लोड जो है वो कितनी जा रही है? 500 मिली एम्पियर, ठीक, टू अ 50 ओम का लोड। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक, और यहां से कुछ पोटेंशियल होगा VTH या VS, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इसको। इसको आप RS बोल सकते हैं, सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस, इसको VTH या VS बोल सकते हैं, सोर्स पोटेंशियल, और वो RL हो गया। ये सर्किट है आपके पास, ठीक। डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई। क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया? सर्किट देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, आपको जब फुल लोड करंट बोला है तो वो तभी पॉसिबल है जब RL आपका कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो मैं ये पहले से लिख देता हूं कि माई RL विल श्योरली बी मिनिमम, उसी कंडीशन पे IFL जारी होगी वहां से, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब अगर मुझे यहां से अब दो चीज फाइंड करनी है, VNL फाइंड करना है, VFL फाइंड करना है, ठीक, फुल लोड वोल्टेज और नो लोड वोल्टेज दोनों फाइंड करना है। तो भाई नो लोड वोल्टेज का तो कोई दिक्कत नहीं है, नो लोड वोल्टेज तो मैं सीधे सीधे बता दूंगा अभी, वी नो लोड। भाई नो लोड की कंडीशन ऐसी है, ये देखिए, दिस इज द कंडीशन फॉर नो लोड, कि ये मेरा सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहां से लोड मैंने ओपन कर दिया, तो जो मेरा VS होगा वही VNL होगा, ये दोनों तो सेम ही होगा ना इस पॉइंट पर। तो मैं वी नो लोड इज इक्वल टू VS लिख देता हूं, इसका तो कोई दिक्कत है नहीं। अब VFL जरा देख लीजिए ये कैसे निकलेगा। V फुल लोड इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक, I कौन सा? फुल लोड करंट, मल्टीप्लाइड विद R कौन सा? लोड करंट, ठीक, और RL कितना है? मिनिमम है, ठीक है। तो IFL कैसे निकालोगे आप? इस पूरे का IFL निकालने के लिए I इज इक्वल टू V बाई R टोटल, ठीक। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरे पास? चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर कैसा बनेगा देख लेते हैं जरा ध्यान से। हम लोग लिखेंगे V फुल लोड इज इक्वल्स टू IFL, I इज इक्वल्स टू VS अपॉन RS प्लस RL मिनिमम, ये हो गया करंट मल्टीप्लाइड विथ RL मिनिमम, V इज इक्वल टू I इंटू आर। फुल लोड करंट को ऐसे एक्सप्रेस करूंगा मैं उस सर्किट के हिसाब से, और मल्टीप्लाइड विथ लोड रेजिस्टेंस जो कि मिनिमम है, तभी फुल लोड करंट जा रही है। तो ये मेरा दूसरा एक्सप्रेशन है। अब मैं इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालता हूं। देखिए एकदम डिटेल में आपको समझा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा। आप आगे चल के इसको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, बट फुल लेंथ इसको पूरा देखेंगे तो एक बार में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वी नो लोड यानी VS माइनस वी फुल लोड, वी फुल लोड क्या है? ये जो लिखा है एक्सप्रेशन मैंने, VS इंटू RL मिनिमम
डिवाइडेड बाय आर एस प्लस आर एल मिनिमम, ऐसा लिखेंगे। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज। तो फुल लोड वोल्टेज कितना है, वी एस इंटू आर एल मिनिमम डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल मिनिमम, ऐसा लिखेंगे। ठीक, चलो सिंप्लीफाई भी कर देता हूं। और हाँ, इस पूरे के साथ फिर इंटू 100 मत भूलिएगा, तभी परसेंटेज वी आर आएगा। ठीक है, चलिए इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको देखिए और कैसे लिख सकते हैं हम लोग। इस पूरे को लिखने का तरीका ये भी है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं लिखूंगा वी एस मल्टीप्लाइड विथ आर एस प्लस आर एल मिनिमम माइनस वी एस इंटू आर एल मिनिमम डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर एल मिनिमम। ठीक है, और इसके सामने मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, इस डेटा को ऊपर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा आर एस प्लस आर एल मिनिमम, दिस विल बी आर ऑफ एस प्लस आर एल का मिनिमम होल अपॉन वी एस इंटू आर एल मिनिमम होल अपॉन वी एस इंटू आर एल मिनिमम। देखते जाइएगा आराम से, एकदम मस्त। तो ये दोनों डेटा को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये दोनों डेटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ से, देखिए मेरे पास अब डेटा बच रहा है वी एस इंटू आर एस प्लस आर एल मिनिमम माइनस वी एस इंटू आर एल मिनिमम। वी एस को कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक, होल डिवाइडेड बाई वी एस इंटू आर एल मिनिमम। अगर मैं वी एस को कॉमन निकाल लूँ तो ये नीचे वाले वी एस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा वी एस मल्टीप्लाइड विथ आर एस प्लस आर एल मिनिमम माइनस आर एल मिनिमम होल डिवाइडेड बाई वी एस इंटू आर एल मिनिमम। अब देखिए दोनों जगह से वी एस और वी एस कैंसिल आउट हो गए, आर एल मिनिमम इस प्लस आर एल मिनिमम माइनस ये जीरो हो गया। मेरे पास क्या बचा, इंटू 100 करने के बाद मेरे पास बच रहा है आर एस बाई आर एल मिनिमम इंटू 100, यही होगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन फॉर्मूले के फॉर्म में छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन में डेटा दिया है आपको, क्वेश्चन में इसका डेटा गिवन है। क्या डेटा गिवन है, देखिए सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस आपको कितने का दे रखा है 1.5 का, और लोड रेजिस्टेंस कितने का दे के रखा है 50 ओम्स का। ये देखिए यहाँ पे दिया है ना 1.5 ओम का सोर्स नेटवर्क रेजिस्टेंस, 50 का आपको आरएल मिनिमम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 50 ओम का लोड है, पुट कर दीजिए इसके अंदर, अब निकल के आएगा फाइनल आंसर। ठीक, तो देयरफॉर वी विल गेट परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू आर एस यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, 5 3 जा 15, 3% आएगा। तो परसेंटेज वी आर इज इक्वल्स टू 3%। ये आपका फाइनल आंसर है। देखें मैच हो रहा है कहीं पर, बी ऑप्शन से मैच हो रहा है। ऑब्वियसली आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सोल्यूशन प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर ये क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फुल लेंथ में सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको लग सकता है, लेकिन घबराइएगा मत, क्वेश्चन बनना बड़ा ज़रूरी है यार। क्वेश्चन सही तरीके से एक बार समझ गए ना तो फिर शॉर्ट में आप सॉल्व कर लेंगे, बट इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि डिटो सेम डेटा के साथ सवाल दे देगा, चेंज करेगा, थोड़ा बहुत चेंज भी करेगा। कंसेप्ट अगर आता है तो बना लेंगे आप लोग। सवाल नंबर 16 आ गया है, आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। लिखा हुआ है कि एक 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर जिसकी मैक्सिमम चार्जिंग करंट 150 माइक्रो एम्पियर्स की है, उसका स्लीव रेट बताइए। सबसे पहले तो स्लीव रेट क्या होता है वो समझना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्लीव रेट? स्लीव रेट का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जिसमें मैक्सिमम होगा, दैट विल बी स्लीव रेट फॉर कैपेसिटर। स्लीव रेट और भी चीज़ों के लिए निकालते हैं आप, स्लीव रेट ओपैम्प के केस में भी निकालते हैं, लेकिन वहां पर जो रेट ऑफ चेंज बोलते हैं वो आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में लेते हैं, है ना। वहां पर जो एस आर जो हम लोग बताते हैं दैट इज इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट पोटेंशियल। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ स्लीव रेट, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ वोल्टेज थ्रू कैपेसिटर। तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो वो उसका स्लीव रेट को दर्शाएगी, वो उसके स्लीव रेट को शो करेगी यहाँ पे। ठीक, चलिए देखते हैं। स्लीव रेट में लिखा देता हूं आपको, स्लीव रेट इज द मैक्सिमम चेंज इन कैपेसिटर वोल्टेज। मतलब सिंपली इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसे, dv by dt will be maximum, dv by dt will be maximum, so this will be the value of स्लीव रेट फॉर कैपेसिटर। यही पूछा आपको कि बताओ इसमें स्लीव रेट कितना होगा।
देखिए आंसर तो आपको यहीं से दिखना शुरू हो गया है, बट आप इसको अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो पहले बताइए कैपेसिटर के अक्रॉस की वोल्टेज कितनी होगी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टाइम्स ऑफ डी टी। ऐसे लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। भाई आई की वैल्यू जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है, पहुंचेंगे इस तक बाद में। 1/c कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 100 पिकोफैरेड। इसको आप अगर सिंप्लीफाई कर दें तो dv बाई डी टी अगर आप यहां से देखेंगे, देयर फोर dv बाई डी टी और इज इक्वल्स टू आई बाई सी, लिख सकते हैं यहीं से। अच्छा, अब इसको मैक्सिमम भी बनाना है तो dv बाई डी टी का मैक्सिमम रेट पर लेके जाना है, तो दिस विल बी इक्वल टू, सी का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटेंस फिक्स्ड है, लेकिन आई को मैक्सिमम कर सकते हो आप। और देखिए यही डेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्सिमम चार्जिंग करंट। बन गई बात यहां से, तो समझ आ गया स्लीव रेट से कैसे जुड़ा हुआ है ये वाला फंडामेंटल। अब आप इसमें पुट कर दीजिए 150 माइक्रो एम्पियर अपॉन यानी 10⁻⁻⁶, और ये हो गया 100 10⁻⁻12 पिकोफैरेड में। तो ऊपर चला गया 6 का पावर है ना, +6 का पावर बचेगा, 12 और 6 कट गए तो +6 का पावर ऊपर बच गया, और यहाँ से हो गया 2 0 हट गया ना, तो 1.5 टू द पावर +6, 1.5 टू द पावर +6, डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, वोल्ट्स पर म्यू एफ माइक्रो के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, बिल्कुल सही है, वोल्ट्स पर माइक्रो सेकेंड्स के फॉर्म में आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो राइट है, यहां से क्लियर है आपको, तो स्लीव रेट पता रहना चाहिए। ओपैम्प का केस पूछता तो मैं आउटपुट वोल्टेज के फॉर्म में बताता कि वो मैक्सिमम उसके अंदर का होने वाला चेंज जो है दैट हैज बिकम मैक्सिमम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, 16 क्वेश्चन इसी के साथ पूरे होते हैं। अब यहां से एंट्री हो रही है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन की। पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है यूडब्ल्यूटी का, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कंट्रोल मेथड्स यूजेस अ स्पेशल ब्लू टिंटेड ग्लास फॉर द फिलामेंट लैम्प्स टू रिड्यूस द अनवांटेड रेडिएशन। कौन सी लाइटिंग टेक्निक नीले कलर का एक जो टिंटिंग है उसका इस्तेमाल करती है, ब्लू टिंट का इस्तेमाल करती है, ताकि फिलामेंट लैम्प से अनवांटेड रेडिएशन को कम किया जा सके। ठीक है, कौन सा लाइटिंग कंट्रोल मेथड हम वहां पे अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, देखिए एक ऑप्शन दिया है रिफ्यूजन, दूसरा ऑप्शन दिया है रिफ्रैक्शन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, लास्ट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन भी नहीं करवाते हैं हम लोग, क्योंकि लाइट जहां से इनिशिएट हो रही है, जहां से शुरू हो रही है, वहीं से ही हम उसकी इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो यहां पर एब्जॉर्ब करवाते हैं हम लोग बेसिकली। एब्जॉर्प्शन इज द राइट आंसर। ये क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है मैं बताता हूं आपको। देखिए इनकैंडिसेंट लैंप या फिलामेंट लैंप जो होती हैं वो नॉर्मली यूवी और आईआर दोनों का रेडिएशन करती हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर लाइट, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइट्स के अलावा वो यूवी और आईआर दोनों रेडिएट करते हैं। तो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन जो होता है, एक्सेस ऑफ यूवी जो होता है, स्किन कैंसर जो होता है वो क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक्सेस ऑफ आईआर जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट कर देता है, ज़्यादा मात्रा में वो हीट जो है उसको क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमको इस यूवी को रोकना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्लू कलर का टिंट जो है, नीले कलर का टिंट जो है वो उस लैम्प के साथ लगा देते हैं, मतलब उस लैम्प का जो शीशा है उसमें ब्लू टिंट क्रिएट कर देते हैं। अब ये ब्लू टिंट क्या करता है कि यूवी को एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रा वॉयलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आईआर जो है इसे भी। लेकिन मीनवाइल बाकी की लाइट जो है उसको जाने देता है बाहर, बाकी की जो रोशनी है वो इससे बाहर जाती रहती है, बाकी लाइट वेव्स को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ इन वेव्स को ही अफेक्ट करता है। तो जिससे क्या होता है कि बाहर जब जो रोशनी मिल रही है उसमें अल्ट्रा वॉयलेट या आईआर जो है उसका असर काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक भी है, एक फ़ायदा है जो मैंने आपको बताया, और नुकसान क्या है, इससे नुकसान ये होता है कि ये जो बाहर रोशनी आ रही है इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। एक्चुअल में जितनी लाइट थी उसकी तुलना में यहाँ जो रोशनी मिल रही है उसकी इंटेंसिटी स्लाइटली रिड्यूस्ड हो जाती है। ऑब्वियसली आप खुद सोच करके देखिए कि कोई लाइट है आपके पास सोर्स, उसके ऊपर ब्लू टिंट लगा देंगे तो कम कर देगा ना बाहर जो आउटपुट निकल के आ रही है उसको। बस वही सिनारियो यहाँ पर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का फंडामेंटल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूटिलाइजेशन का अगला सवाल आपके सामने ऑन स्क्रीन लिखा हुआ है, फॉर द इंडोर लाइटिंग स्कीम द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ स्पेस टू हाइट इज हाउ मच। SHR बोलते हैं इसको, इट इज गिवन एज SHR, स्पेस टू हाइट रेशियो, और इसकी रिकमेंडेड वैल्यू होती है 1:2। 1:2, ये जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको, दिस इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ SHR, स्पेस टू हाइट। स्पेस मतलब जो स्पेसिंग बिटवीन द लैम्प्स, जैसे सपोज कर लीजिए ये फ्लोर है,
ठीक है, ये घर का फ्लोर है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सरफेस है जहाँ पे इल्यूमिनेशन करना है, और यहाँ पर लाइट लगी हुई है। ठीक है, तो इनके बीच की स्पेसिंग, दिस इज द स्पेस, और हाइट जो है वो ये है, दिस इज एच। ठीक है, तो इसी स्पेस टू हाइट रेशियो, जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते चले जाएंगे स्पेसिंग को कम करते जाना पड़ेगा, तब कहीं जाके उतना ही इल्यूमिनेशन का लेवल जो है वो मेंटेन हो पाता है। ठीक है, तो SHR जो है इंडस्ट्री भी रिकमेंड करती है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग सीलिंग हाइट के लिए स्पेसिंग का जो डिफरेंस होता है उसका कैलकुलेशन भी होता है प्रॉपर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है दिस इज ऑप्शन ए, इट शुड बी मेंटेन्ड समवेयर अराउंड 1:2 का फॉर्म। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन टू बी मेड अवेलेबल फॉर the information to be made available for the certain heavy purchases through the newspaper। certain heavy purchase हमको करना है, और न्यूज़पेपर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमको ये परचेजेस करने हैं, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, गाइडलाइन नहीं बोलते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तो तब जब हम परचेज कर रहे होते और उस समय इस बारे में बात हो रही होती। तो परचेज नोटिस नहीं, क्योंकि अभी हमको फिक्स नहीं है सेकंड पार्टी कौन सी बनने वाली है, कि सेकंड पार्टी कौन रहेगा वो नहीं पता। ये होता है टेंडर नोटिस, हम एक ओपन टेंडर इनवाइट करेंगे कि हमको भाई ये चीज़ें खरीदनी है और आप आइए, तो सब अपने अपने तरफ से बिड करने के लिए आएंगे, उसमें से जो सबसे लोएस्ट बिड करेगा उसको टेंडर मिलता है नॉर्मली। चलिए ठीक है, दैट इज गिवन एज अ टेंडर नोटिस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू द आई रूल्स 1956 रूल 77.1 फॉर हाई वोल्टेज लाइन्स द हाइट ऑफ द ओवरहेड लाइन्स इंक्लूडिंग द सर्विस लाइन इरेक्टेड इन एनी पार्ट ऑफ द रोड शुड नॉट बी लेस देन, एनी पार्ट ऑफ द रोड आपको बोला। देखिए, अगर अक्रॉस बोला होता तो लो वाले के लिए मैं आपको बोलता 5.8 मीटर को टिक कर दो, और हाई के लिए मैं आपको बोलता कि 6.1 मीटर को टिक कर दो। किसके लिए? अक्रॉस द रोड। ठीक, अगर अलोंग द रोड बोलता तो नॉर्मली हम लोग इसी को पढ़ते हैं ना कि अलोंग द रोड, अक्रॉस द रोड, ये चीज हो गया। तो हाई वोल्टेज के लिए और लो और मीडियम के लिए दोनों का मैंने आपको बता दिया। अगर अलोंग द रोड बोला होता तो क्या सीन रहता? तो भाई लो वाले के लिए आप लिखते 5.5 लो एंड मीडियम के लिए, और हाई के लिए आप कितना कर देते 5.8 मीटर्स। ठीक है, 5.8 मीटर्स। ठीक, अगर बेयर कंडक्टर वाली बात होती तो 4 है ना, 4 बेयर कंडक्टर बोलता हूँ। अगर इंसुलेटेड कंडक्टर हो जाता तो 4, और अगर सपोज कर लो बेयर कंडक्टर है तो 4.6 मीटर्स आप इसके अंदर लिखते। लेकिन अगर जनरल कंडीशन है, जैसे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अप टू 11 kV 5.2, और 11 kV से जितना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा हर 11 kV के लिए 0.3 का एडिशन कर दो उसके अंदर। लेकिन जब जनरल कंडीशन आपको बोलेगा, व्हेनेवर इट विल से अबाउट द जनरल कंडीशन, ठीक, कि नॉर्मली किससे कम नहीं होना चाहिए, तो इट्स आंसर इज 6.1 मीटर्स। दिस इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो 6.1 मीटर जो है वो कम से कम आपको रखना ही चाहिए फॉर एनी ऑफ द कंडीशन, किसी भी कंडीशन के लिए जनरल अगर एक्सप्रेशन हो तो। ठीक, तो आई होप आपको ये जो आज का सेशन है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस मस्त से क्लियर हो चुके होंगे। और अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर है तो मस्त से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है जिसको बनाने में सबसे ज़्यादा मजा आया आपको, इसका कंसेप्ट सीख के बढ़िया लगा। ठीक है, तो और ऐसे ही सेशंस आपके लिए रेगुलरली आते रहेंगे। और चूंकि आपका एग्जामिनेशन भी अभी पोस्टपोन हो गया है, 5 दिसंबर को अब है PGCL का पेपर, तो टेंशन की बात नहीं है, कुछ दिन बस इंक्रीज हुआ है, तो हमको इन दिनों को एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और बढ़िया से क्वेश्चंस बनाएंगे इस ड्यूरेशन पे। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। तो स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।